तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज से 2-3 क्लासेस आपको ऐसे ही एडजस्ट करनी पड़ेंगी क्योंकि जहाँ से मैं आपको क्लासेस देता हूँ मैं हूँ नहीं वहाँ पे। तो आपको परीक्षावाणी, क्योंकि हम नहीं चाहता, मैं कभी नहीं चाहता कि आपकी क्लास स्किप हो या क्लास आपकी मिस रहे। तो आप कोशिश करना इन क्लासेस से आपको जो भी मिलता है, जितना भी बेनिफिट हो सकता है आप उसको उठाइए। आपका फायदा ही तो है, रिविजन तो हो ही रहा है आपका ना, कौन सा आपको इससे नुकसान होने वाला है। एटलीस्ट आपका इससे रिविजन होगा और आप टच में बने रहेंगे। ठीक है, इन क्लासेस को हल्का मत समझना, इनको अपने रिविजन के तौर पे आपने लेना है। ठीक है, अब लास्ट टाइम मैंने परीक्षावाणी में आपको 2 चीज़ें बताई थी, एक शैल चित्र बताए थे और एक चित्रकला शैली बताई थी, जिसमें हमने मौलाराम वगैरह उनके वंशज वगैरह को देखा था और उनके प्रसिद्ध जो चित्र थे उनके नाम वगैरह हमने पढ़े थे, ये हमने कंप्लीट किया था। आज आप उसी से आगे निकालिए, पेज नंबर आपका 192 इसमें दिया है, आपकी बुक में होगा, नया वर्जन होगा, जो भी होगा, शिल्प कला, यानी अगला क्या डालना है आपने, शिल्प कला डालना है। ठीक है, शिल्प कला। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे है, उत्तराखंड में क्या क्या चीज़ें फेमस है, ये चेक करेंगे। देखिए उसमें शिल्प कला में, राज्य में शिल्प कला के लिए फेमस है ही है। सबसे पहले आता है काष्ठ शिल्प, यानी लकड़ी का जो होता है। ठीक है, काष्ठ शिल्प, काष्ठ शिल्प। अब काष्ठ शिल्प के अंदर देखिए क्या क्या है। सबसे पहली चीज दी है, समूचा उत्तराखंड लकड़ी की प्रधानता के कारण काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। यानी काष्ठ शिल्प मतलब जो लकड़ियां होती हैं उसके द्वारा अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं लकड़ियों से। आप बेसिकली पहाड़ के इलाके से हैं, जो पहाड़ कुमाऊं गढ़वाल के इलाके में होंगे वो इन चीजों को अच्छे से समझेंगे, अभी देख लेना है। ठीक है, लकड़ी से पाली, ठेकी, कुमैया, भदेल, नाली आदि तैयार किए जाते हैं। राजी जनजाति के लोग इस कार्य में मुख्यतः लगे हैं। नाली एक पहले मापने का एक पैमाना होता था, नाली वगैरह सुना होगा आपने, उसमें जितना अनाज आया, जैसे 1 नाली का बना दिया तो 1 नाली अनाज कह दिया, 2 नाली, इस टाइप के होते थे। तो ये जो काष्ठ शिल्प से बनाई जाने वाली एक प्रकार की क्या है, पाली, ठेकी, कुमैया, भदेल और नाली, ये सब के सब क्या है, काष्ठ शिल्प के एग्जाम्पल है। तो ये काष्ठ शिल्प के जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है, देखो, पाली, ठेकी, कुमैया और इसके अलावा दिया है भदेल व नाली। तो आपको, अब आप कहोगे सर ये याद करें, क्या करें, इसको याद वगैरह नहीं करना, आपको खाली ये ध्यान में रखना है कि हाँ ये काष्ठ शिल्प है, इतना आपको याद रखना है। और इस काष्ठ शिल्प में उत्तराखंड में बेसिकली एक जनजाति लगी है जो इसके लिए फेमस है, राजी जनजाति। ठीक है, राजी जनजाति। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को कि उत्तराखंड की कौन सी जनजाति काष्ठ शिल्प के लिए जानी जाती है, राजी जनजाति इस कार्य के लिए अपने आप में जानी जाती है। ठीक है, राजी जनजाति। अब इसके अलावा देखिए, काष्ठ शिल्प के अलावा जो अपने आप में आता है यहाँ, रिंगाल, चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ आदि जनपदों का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है। रिंगाल एक प्रकार का नटखट से डाले, कंडी, चटाई, सूप, टोकरी, मोष्टा आदि तैयार किए जाते हैं। अब देखो, एक बार ये पूछा गया था कि रिंगाल क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आ गया है। देखो रिंगाल क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि रिंगाल क्या है। रिंगाल अपने आप में कुछ नहीं है, ये सब के सब क्या है, हस्तशिल्प उद्योग से संबंधित है। यानी रिंगाल की एक लकड़ी होती है, रिंगाल देखा होगा आप लोगों ने, जो समझते हैं इस चीज को, उसी के माध्यम से डाले, कंडी, डाला क्या होता है जिसमें घास वगैरह लेके आते हैं, देखा होगा आपने, कंडी भी होती है, चटाई क्या होती है, बिछाने के लिए वो चटाई वगैरह देखी होगी, अपने पहाड़ों में बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से सूप क्या होता है, सूप वगैरह में भी आपने देखा होगा, जो धान वगैरह है या इसके अलावा कोई और है, जो मतलब अपने आप में कृषि वगैरह कार्य करने के बाद जो फसल वगैरह उगाते हैं, उसी सूप के माध्यम से उसको साफ किया जाता है, यानी वो आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा टोकरी, मोष्टा, ये सब के सब क्या हैं बच्चों, हस्तशिल्प उद्योग के एग्जाम्पल हैं। और रिंगाल एक प्रकार का नरकट, एक प्रकार की लकड़ी है, एक प्रकार का नरकट है। तो इसके माध्यम से अनेक चीज बनाए जाते हैं। ठीक है, एक प्रकार का नरकट, और इस हस्तशिल्प उद्योग में इसका रिंगाल का प्रयोग हो रहा है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, हस्तशिल्प उद्योग में। ठीक है, हस्तशिल्प उद्योग में इसका क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, हस्तशिल्प। और इस हस्तशिल्प उद्योग के कारण उत्तराखंड में कई अपने आप में चीजें बनाई जाती है, जैसे डाले, कंडी, चटाई, सूप, टोकरी और मोष्टा, ये सब के सब क्या है, हस्तशिल्प उद्योग के द्वारा बनाए जाने वाले हैं, इसी रिंगाल के माध्यम से बनाए जाते हैं। जैसे डाले हो गया, सूप हो गया, इसके अलावा क्या दिया है इसने, डाले, सूप, कंडी, चटाई, कंडी है, चटाई है, और इसके साथ साथ इसने टोकरी और मोष्टा, ये सब आपको याद रखना है कि हस्तशिल्प उद्योग के माध्यम से बनाए जाते हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सब के सब क्या है, अपने आप में हस्तशिल्प उद्योग के एग्जाम्पल हैं। बांस से सूप, डाले, कंडी, छापड़ी, टोकरी आदि तैयार किए जाते हैं। सारे उत्तराखंड में रूढ़ियों का बांस तथा रिंगाल से सूप आदि तैयार करने की परंपरागत व पुश्तैनी कार्य। ये कहने का मतलब ये कोई आज का काम नहीं है, ये बहुत पुराना है। अब जो सेकेंड लाइन है इसको नहीं पढ़ना है आपको। आप पता है उत्तराखंड में ये जो हस्तशिल्प उद्योग है, यानी रिंगाल के माध्यम
माध्यम से हो गया, या इसके अलावा अपने आप में बांस के माध्यम से हो गया, उसके माध्यम से जो हस्तशिल्प उद्योग है ये सब चीजें बनाई जाती हैं। इतना आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। बेंत से टोकरियां व फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं। इसके अलावा केले के तने से भृंगराज पर भी विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती हैं। रेशा एवं कालीन शिल्प, राज्य के अनेक क्षेत्रों में भांग के पौधों से प्राप्त रेशों से कुथले, कंबल, दरी, रस्सियां आदि तैयार किए जाते हैं। जैसे आप धारचूला, मुंशियारी और चमोली के इलाकों में जाओगे, खासकर जो भोटिया जनजाति है वहां ये सब चीजें देखने को मिलेंगी आपको। क्या, कुथले, कंबल, दरी, रस्सियां, ये सब चीजें वहां पे देखने को मिलती हैं। और ये जो बनते हैं ये भांग के क्या होते हैं, रेशे से बनते हैं, यानी रेशा एवं कालीन शिल्प का ये एग्जाम्पल है। अब देखिए जो आपको ये इसके अंदर चीजें याद रखनी है, यानी काष्ठ शिल्प के अंदर आपको पता चल गया, हैंडीक्राफ्ट वगैरह ये हस्तशिल्प उद्योग का आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया। इसी के साथ साथ ही कुछ और भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वो क्या रखनी है, रेशा एवं कालीन शिल्प, यानी रेशा और कालीन शिल्प के अंदर राज्य के अनेक क्षेत्रों में भांग से, तो जो ये बनाई जाने वाले भांग के पौधों से कुथले, कंबल, दर्री और रस्सियां हैं, ये किस चीज का एग्जाम्पल, रेशा एवं कालीन शिल्प का है। ठीक है, अब ये क्या होती है कभी पूछता है तो एक हिसाब से कालीन शिल्प के एग्जाम्पल, आपने काष्ठ शिल्प का एग्जाम्पल देखा, ऐसे ही रेशा एवं कालीन शिल्प, रेशा एवं कालीन शिल्प, इसके अगर आपको एग्जाम्पल देखने हैं, ये सब इसी का एग्जाम्पल है। कौन कौन सा होगा, यहाँ आप ये देखिए कुथले, जो इन इलाकों में रहते हैं उनको ये पता होगा। ठीक है, कुथले, इसके अलावा कंबल वगैरह भी बनते हैं, भूटिया जनजाति खासकर इसमें लगी रहती है। ठीक है, दरी वगैरह बनाते हैं, रस्सियां वगैरह बनती हैं इससे, ये सब किसका एग्जाम्पल अपने आप में, रेशा एवं कालीन शिल्प का एग्जाम्पल है। पिथौरागढ़ के धारचूला एवं मुंशियारी व चमोली के कुछ क्षेत्रों में कालीन उद्योग काफी प्रसिद्ध है। वहां अगर आप जाओगे, आज भी धारचूला की एक दन होती है बिछाने के लिए, ठीक है, कालीन जिसको आप लोग बोलते हैं। इसी प्रकार से कंबल होता है, थुलम एक नाम होता है ओढ़ने वाला। थुलम क्या है, एक प्रकार की रजाई टाइप का, तो है रजाई का ही एग्जाम्पल होता है, थुलम बोला जाता है उसको। तो इन इलाकों में कालीन उद्योग काफी प्रसिद्ध है। भेड़ों के ऊन से यहाँ पश्मीना, चुटका, कंबल, दन, थुलमा और पंखी आदि तैयार किए जाते हैं। ठीक है, ये सब के सब क्या है, एक प्रकार की, जैसे यहाँ लिखा है थुलमा, थुलमा क्या है, एक रजाई टाइप की होती है। इसके अलावा पंखी क्या होती है, पतली ऊन की, कपड़े ऊन की होती है, पतली से ओढ़ने के लिए, जैसे आप चादर वगैरह कॉटन की ओढ़ते हो तो ये ऊन की जो होती है पंखी वगैरह कहलाती है। कंबल आप जानते ही हैं, चुटका और पश्मीना, ये सब के सब क्या हैं, एक प्रकार के रेशा एवं कालीन शिल्प के एग्जाम्पल है। तो ध्यान रखना कि रेशा एवं कालीन शिल्प के एग्जाम्पल में क्या आएगा। इसके बाद आता है, इसके बाद मृतिका शिल्प। राज्य में मिट्टी के अनेक प्रकार के बर्तन, दीप, सुराही, गमला, चिलम, गुल्लक, डिकारे आदि बनाए जाते हैं। ये किसके एग्जाम्पल है, इतना आपको ध्यान रखना है, मृतिका शिल्प का। मृतिका मतलब मिट्टी, यानी इसके शिल्प से जो बनते हैं, मृतिका मतलब मिट्टी से बनने वाले। ठीक है, मृतिका शिल्प, इसके शिल्प से बनने वाली जो चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। इसमें सबसे फेमस है डिकारे व डिकरा, इसके नीचे दिया है। इसका तात्पर्य मिट्टी से निर्मित देवी देवताओं के रंग बिरंगी मूर्तियों से है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि डिकारे या डिकरा क्या है, डिकारे या डिकरा, कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्रों में डिकारे व डिकरा क्या है, ये क्वेश्चन आया था एक बार। तो आपको पता होना चाहिए, मिट्टी से बने देवी देवताओं को यहाँ डिकारे व डिकरा कहा जाता है। इस क्वेश्चन को याद रखना है। ठीक है, डिकारे व डिकरा क्या होता है, मिट्टी से बने हुए जो अपने आप में देवी देवताओं के चित्र हैं उनको क्या कहा जाता है, डिकारे या डिकरा। इसके बाद आता है आपका धातु शिल्प। धातु मतलब धातुओं से बनने वाले। राज्य में धातु शिल्प भी काफी प्रसिद्ध है। सोने, चांदी एवं तांबे के कई तरह के आभूषण यहाँ बनाए जाते हैं। राज्य में टमटा समुदाय, अल्मोड़ा में ज्यादा के लोग तांबे, एल्यूमिनियम, पीतल आदि धातुओं से घरेलू एवं पूजा ग्रह उपयोग के अनेक प्रकार के बर्तन बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो धातु शिल्प है, यहाँ पे धातु शिल्प भी अपने आप में प्रसिद्ध है। इतना इसको ध्यान में रखना और कुछ नहीं। चर्म शिल्प, स्थानीय भाषा में चमड़े का कार्य करने वालों को बढ़ई या सारकी कहा जाता है। राज्य में मुख्यतः लोहाघाट, जोहरी घाटी, नाचनी, मिलम आदि स्थानों पर चर्म कार्य होता है। यहाँ बैग, पर्स, जूते आदि तैयार किए जाते हैं। यानी जो चमड़े से बनाने वाला है उसको स्थानीय भाषा में यहाँ जो चमड़े का कार्य करते हैं उसको बाडई या सारकी कहा जाता है। ये ध्यान रखना इस पॉइंट को। ठीक है, राज्य में जो चमड़े का कार्य करते हैं उनको क्या कहा जाता है, बाडई या सारकी। ये क्वेश्चन आपको ये पॉइंट याद ध्यान रखना है। चमड़े का कार्य, चर्म कार्य करने वालों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है। चर्म कार्य करने वाले लोगों को बाडी या सारकी कहा जाता है। ये ध्यान रखना। और इसके लिए प्रसिद्ध स्थान लोहाघाट वगैरह वो इस टाइप का नहीं पढ़ना कि कहाँ होता है। ठीक, इसके बाद आपका आता है मूर्ति शिल्प। राज्य में मूर्ति कला की एक समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ से प्राप्त प्राचीन मूर्तियों में उत्तर तथा दक्षिण की कला का अद्भुत समन्वय दिखता है। यानी जो मूर्तियां बनी है नॉर्दर्न इंडिया, साउथ इंडिया का मिक्सचर है, ये बता रहे हैं। साथ ही इन पर क्षेत्रीय कला का भी, यानी जो लोकल लेवल पे जो आर्ट है उसका भी उस पर क्या पड़ा हुआ है, प्रभाव पड़ता है। राज्य में अनेक पाषाण, धातु, मृण और दारू की मूर्तियां उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ प्रमुख मूर्तियां अधोलिखित है। देखो, एक ये क्वेश्चन अब यहाँ से यही पूछेगा क्वेश्चन की मूर्तियां कहाँ पाई गई। पहला है
विष्णु की देवलगढ़ की मूर्ति, देवलगढ़ की जो विष्णु की मूर्ति है 11वीं शताब्दी के आसपास की इस खड़ी प्रतिमा साज सज्जा पर विशेष प्रकार से दिखाया गया। यानी देवलगढ़ में किसकी मूर्ति है? विष्णु की है। ये भी नहीं पूछने वाला आपको कि विष्णु की मूर्ति कहाँ है, छोड़ दीजिए इसको। इसके बाद आया आदिभद्र की मूर्ति, 5 फुट ऊंची यह प्रतिमा अभंग मुद्रा में स्थापित है। इनके 4 हाथ हैं जिसमें पद्म, गदा, चक्र तथा शंख है। मूर्ति कीर्ति, मुखमाला, वैजंती तथा रतन कुंडलों से सज्जित है। ये भी आपको नहीं पढ़ना है कि आदिभद्र की मूर्ति कितने अपने आप में कितने फुट ऊंची है, ये कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके बाद शेष शयन मूर्ति, इसके वामन मूर्ति दिया है। विष्णु भगवान के 5वें अवतार वामन भगवान की प्रतिमा काशीपुर उधमसिंह नगर में, ये देख लेना एक क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको देखना है कि विष्णु के जो 5वें अवतार है वामन भगवान की मूर्ति कहां पर है? काशीपुर में इसको मिली गई। काशीपुर मतलब यूएस नगर में। एक पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देख लीजिए शेष शयन मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, ऐसी मूर्तियां उत्तरांचल के मंदिरों में प्राचीरों, पट्टिकाओं, छतों तथा द्वारों पर उत्कीर्ण मिलती है। बैजनाथ तथा द्वाराहाट की स्वतंत्र प्रतिमाएं उल्लेखनीय है। यानी शेष शयन की जो मूर्ति है वो 2 जगह से प्राप्त हुई है, 2 इसका नाम दे रहा है, एक बैजनाथ, एक द्वाराहाट, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना। उत्तराखंड में विष्णु की जो शेष शयन मूर्ति यानी नाग के साथ सोने की, ठीक है, शेष शयन मूर्ति कहां प्राप्त हुई है, ये अगर पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। ये मिलेगा आपका कहां? 2 जगह इसमें दी है, बैजनाथ और द्वाराहाट। बैजनाथ मतलब बागेश्वर जिले में बैजनाथ, और दूसरा कहां होगा? द्वाराहाट जिले में, द्वाराहाट, ठीक है। बैजनाथ एवं द्वाराहाट, इन 2 जगहों पे शेष शयन मूर्ति अपने आप में इसका एग्जाम्पल है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद आता है ब्रह्मा की मूर्तियां। अब ये मूर्तियां इतना नहीं पूछेगा कि ब्रह्मा की कहां मिली है। इस देवता की एक मूर्ति द्वाराहाट अल्मोड़ा में रतन देव के छोटे मंदिर की द्वार शीर्ष पट्टिका पर उत्कीर्ण है। दूसरी मूर्ति बैजनाथ संग्रहालय से प्राप्त हुई। यानी जो ये अपने आप में ब्रह्मा मूर्ति, ये भी द्वाराहाट और बैजनाथ संग्रहालय से मिली है। तो रतन देव, जो ये रतन देव मंदिर है, ये कहां है, ये ध्यान रखना। रतन देव मंदिर अपने आप में पड़ता है कहां? द्वाराहाट में। रतन देव मंदिर कहां है? द्वाराहाट अल्मोड़ा में। और इसी द्वाराहाट अल्मोड़ा में यहीं से आपका ब्रह्मा की मूर्ति मिली है और दूसरी मूर्ति बैजनाथ से मिली है, ठीक है। नृत्य मुद्रा में शिव मूर्ति, जागेश्वर के नटराज मंदिर। ये क्वेश्चन ऐसे ध्यान रखना है कि नटराज मंदिर कहां है? नटराज मंदिर ये अपने आप में जागेश्वर, और जागेश्वर में कहां? जागेश्वर कहां पड़ता है? अल्मोड़ा में। तो ध्यान रखना कि नटराज मंदिर कहां है? जागेश्वर अल्मोड़ा में है। इतना आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसके बाद आता है कि ये जो दे रहा है जागेश्वर की नटराज मंदिर, गोपेश्वर मंदिर में नित्यधारी शिव मूर्ति है, बाकी सब छोड़ दीजिए। वज्रासन मुद्रा, केदारनाथ मंदिर के द्वार पट्टिका पर शिव की वज्रासन मुद्रा की मूर्ति है। यानी कभी ये पूछ दिया उत्तराखंड में शिव की वज्रासन मूर्ति कहां पर स्थित है? वज्रासन, ठीक है। ये छोटी मोटी चीजें होती हैं, लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। ये वज्रासन मूर्ति शिव की जो मिली है वो केदारनाथ में मिली है, केदारनाथ में, ठीक है। वज्रासन मूर्ति उत्तराखंड में शिव की कहां से प्राप्त हुई है? केदारनाथ से प्राप्त हुई है। इसके अलावा आपका आता है बैजनाथ की मूर्ति। यह शिव मूर्ति वीर्यसन मुद्रा में, इसमें 4 हाथ जो विभिन्न मुद्राओं में दिखाई देते हैं, ये बैजनाथ की मूर्ति है। ये भी सब छोड़ दीजिए। जागेश्वर की मूर्ति आपको पता ही, अल्मोड़ा, कुछ नहीं पढ़ना है। शिव की संहारक मूर्ति, लाखा मंडल में शिव की संहारक के रूप में एक मूर्ति प्राप्त हुई जो धनुषाकार मूर्ति में 8 भुजाओं से युक्त है। ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट कर देना कि जो शिव भगवान की संहारक मूर्ति है वो कहां से मिली है, ठीक है। शिव की संहारक मूर्ति, ये ध्यान में रखना आपको। शिव की संहारक मूर्ति लाखा मंडल देहरादून, ठीक है। लाखा मंडल देहरादून से प्राप्त हुई शिव की संहारक मूर्ति। इस पॉइंट को आपने क्या करना है? ध्यान में रखना है। शिव की संहारक मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? लाखा मंडल देहरादून से। इसके बाद जो आपका आगे आता है वो आता है नृत्य करते गणपति। जोशीमठ में गणेश की नृत्यधारी एक मूर्ति प्राप्त हुई है। गणेश जी नृत्य मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त यह मूर्ति 11वीं शताब्दी के आसपास की प्रतीत होती है। यानी अपने आप में नृत्य करते गणपति की मूर्ति प्राप्त हुई कभी पूछता है तो जोशीमठ में, ठीक है। यानी नृत्य करते गणपति कहां मिले हैं? जोशीमठ में। नृत्य करते गणेश की मूर्ति जो मिली है वो मिली है अपने आप में जोशीमठ। जितना कह रहा हूं उतना ही ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। कितने वो 21 शताब्दी की है, क्या है, ये कुछ नहीं पढ़ना आपको। जोशीमठ से प्राप्त हुई है। इसके बाद देता है लाखा मंडल की मूर्ति। गणपति की यह मूर्ति विशिष्ट है। गणपति मोर पीठ पर तो सवार हैं, साथ ही दोनों ओर से 2 मोर हैं। मुख्यतः 4 हाथ 6 सर हैं। इस मूर्ति पर दक्षिण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इस मूर्ति का समय 12वीं शताब्दी को स्वीकार किया गया। यानी कहीं ना कहीं लाखा मंडल से भी क्या मिली है? गणेश की मूर्ति मिली है। इतना ध्यान रखना कि हाँ, लाखा मंडल से भी गणेश की मूर्ति मिली है। अगला आता है, क्योंकि
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, जितना मैं ये बता रहा हूँ इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होगा। इंपॉर्टेंट सिर्फ एक आपने विष्णु की जो मतलब मैंने आपको बताया वामन अवतार जो है काशीपुर वाला, एक लाखा मंडल में शिव का ये संहारक मूर्ति, ये ध्यान रखना। बाकी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हाँ ये किस जगह मिली हुई है, ठीक है। जागेश्वर की सूर्य मंदिर, यह 3 फुट ऊंची मूर्ति काले पत्थर से निर्मित है। देवता संभंग मुद्रा के साथ घोड़ों से मंडित रथ पर खड़े हैं, ठीक है, ये भी छोड़ दीजिए। द्वाराहाट की सूर्य मंदिर, मेखंडा की पार्वती प्रतिमा। द्वाराहाट, इस प्रतिमा में सूर्य समंग मुद्रा में खड़े हैं। ये कुछ नहीं पूछने वाला आपको, सूर्य की जो मूर्तियां हैं द्वाराहाट में हैं, जागेश्वर में, ये खाली ऐसे ही ध्यान रख देना कि द्वाराहाट और इन जगहों पे क्या मिली है, शिव की मूर्तियां मिली हैं। अगला आता है आपका मेखंडा की पार्वती प्रतिमा। यह मूर्ति कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देवी अंजलि हस्त मुद्रा में आसीन है, ठीक है। ये भी आप लोगों को बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। लाखा मंडल की गौरी प्रतिमा, 8वीं-9वीं शताब्दी में इस मूर्ति में देवी की तपस्यारत दिखाया गया, स्किप कीजिए। बैजनाथ की मूर्ति, ये भी स्किप कीजिए। दुर्गा की मूर्तियां, महिषासुरमर्दानी, मांगलिक मूर्ति शिल्पी, सब स्किप करना है आपको, ठीक है। अगला देखो, राज्य में नंदाष्टमी के पर्व पर केले के तने को काटकर नंदा सुनंदा की मूर्ति बनाई जाती है, जिसमें कपड़ा बात का मुखाकृति, आंख, नाक, कान, ये तो कुछ नहीं पढ़ना आपको, ये पेपर में नहीं आएगा आपका, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिए, मकर संक्रांति के अवसर पर आटे से घुघुतिया खिलौने बनाए जाते हैं। ये तो सभी को पता होगा, कुमाऊं वालों को तो वैसे ही पता होगा। गढ़वाल के इलाकों में उसमें खिचड़ी संक्रांत बोलते हैं। तो याद रखना कि जो आटे से घुघुतिया बनाए जाते हैं किस टाइम पे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बनाए जाते हैं, ये अपने आप में क्या है, मकर संक्रांति पे। इतना ध्यान रखना, कई भी क्वेश्चन में जौनसार बाबर ये वो ऑप्शन आ सकता है। दीपावली के अवसर पर गन्ने और नारियल की सहायता से लक्ष्मी की पूर्ति, कुछ नहीं पढ़ना है। अब देखो, जितना ही मूर्ति वाला पोर्शन दिया है इसमें सिर्फ आपको 2-4 पॉइंट की पॉइंट जो है वो याद रखना। ये सूर्य मंदिर यहाँ, ये कुछ नहीं आना है पेपर में, ठीक है। इसके बाद आपका आता है बच्चों संगीत कला और लोक कला यानी लोकगीत। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। वो ध्यान रखने वाली जो चीज है वो आप लोग देखिए, वो क्या ध्यान रखना है, देखिए आपको बताता हूँ। अब यहां से आता है संगीत कला या लोकगीत। अब देखिए, जो मूर्ति वाला है इसमें बहुत ज्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आना रेयर है। 99 में से 1%, 100 में से 1% चांस है कि इससे क्वेश्चन आएगा। 99% चांसेस है कि मूर्ति कला से क्वेश्चन नहीं आएगा, जितना इसने दिया है। अब थोड़ा सा आपको संयम रखना होगा, थोड़ा संयमित होकर एक चीज अपने आप में सोचना कि जो ये दिया है क्या इसको पढ़ना याद करना ऑथेंटिक होगा। मुझे नहीं लगता ऑथेंटिक है। आपको सिर्फ और सिर्फ हाँ, गणेश की मूर्ति लाखा मंडल और इस जगह से, सूर्य मंदिर इन जगहों से मिली है, शिव का ये रूप इस जगह से मिला है, विष्णु का शेषनाग वाला शेष जो शयन वाला है इस जगह से मिला है। इसको ऐसे डील करना है। कहने का मतलब जो जिस रूप में है वो कहाँ से मिला है, इतना ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं रखना है, ठीक है। अब देखिए, संगीत कला और लोकगीत वाला जो चैप्टर है बच्चों, वो परीक्षा वाणी की दृष्टि से मैं यहाँ पढ़ाऊँ, वो मुझे नहीं लगता कि वाजिब होगा। वाजिब का मतलब सही होगा। उसका क्यों? क्योंकि मैंने इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज के अंदर या कहीं ना कहीं आपको उत्तराखंड के लोकगीत और संगीत की ये जो दिया है, संगीत कला और लोकगीत वाला चैप्टर, वो कराया हुआ है। तो मैं यहां भी कराऊं वहां भी कराऊं, ये सही नहीं है। आपका क्या काम होना चाहिए कि आज ही, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, अब जो नए बच्चे हैं वो कह रहे होंगे सर ये क्यों नहीं पढ़ा रहे, इससे क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, मैंने कराया होगा आपको, पक्का 100% करा रखा है। आप इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज के अंदर या कहीं ना कहीं इसको चेक करके आना, वहां आपको ये लोकगीत और संगीत कला वाला दिख जाएगा। अब इसमें कैसे पढ़ाया होगा मैंने, प्रेम व प्रणय गीत कौन कौन से, उसके एग्जाम्पल लिख लो। ऋतु गीत उत्तराखंड में कौन से ऋतु गीत हैं, उसके एग्जाम्पल। नृत्य गीत उत्तराखंड में कौन से, उसके एग्जाम्पल। मांगल्य संस्कार गीत कौन से होते हैं, उसके एग्जाम्पल। या क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा कि ये कौन से गीत होते हैं, मांगल, संस्कार, ऋतु, इस टाइप से कुछ आएगा। धार्मिक गीत कौन से हैं, लौकिक गाथाएं, पवाड़े किसको कहा जाता है, जाति विशेष पर गीत कौन से हैं, देव भक्तिपूर्ण गीत कौन से हैं, मनोरंजनात्मक गीत कौन से हैं। यानी आपको इस चैप्टर से यही ध्यान रखना है कि हाँ इसमें कौन सा गीत किस कैटेगरी में रखोगे, किस टाइप का वो गीत है, इतना आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, ठीक है। इसके बाद प्रमुख लोकगीत इस प्रकार हैं। देखो प्रमुख कह रहा है तो इसका मतलब आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपकी समझ नहीं आ सकता, ये पढ़ाया गया है। कूल माइंडेड रह के शांत होकर एक बार उसको चेक कर लेना, आपके वो सब समझ में आएगा कि झुमेलो गीत क्या होते हैं, बासंती गीत क्या हैं, होरो गीत क्या है, बाजूबंद नृत्य गीत क्या है, खुदेड़ गीत किस अवसर पे गाए जाते हैं, चौफला गीत कब होते हैं, कुलाचार्य विरुद्धवाली गीत कब होते हैं, चैती पसारा गीत कब गाया जाता है, चौमासा गीत कौन सा है, बारामासा कौन सा है, पट गीत कौन से हैं, चुरा गीत कौन से हैं, छोपती गीत कौन से हैं, छपेली गीत कौन से हैं, जागर गीत कब होते हैं, झोड़ा, चांचरी, भगनौल, न्योली, पवाड़ा या भड़ो,
थड़िया गीत, ठुलखेत गीत, बैर गीत और हुड़की बोल गीत। यानी आपको इतने गीतों के बारे में पता होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है परीक्षा वाणी के अंदर, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपका काम क्या होना चाहिए कि इसको तुरंत जाके आज ही के दिन उत्तराखंड के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं उसको पढ़ना है। इसके बाद अगला दिया है संगीत कला या नृत्य कला या नाट्य कला। इसको भी मैंने कराया है। थड़िया नृत्य कब होता है, सरौनी नृत्य कब होता है, बुढ़ियात लोक नृत्य कब होता है, पांडवार्थ कब होता है, हारुल नृत्य कौन सी जनजाति करती है, चौफला कौन सी करती है, मंडाड़ कौन सी करती है, लंगवी नृत्य कौन सी करती है, तांदी नृत्य, झुमैलो, चांचरी, छोपती, घुगती, भैला भैला, सिपैया नृत्य कौन सी करता है। जितना भी चैप्टर है मैंने आपको यहाँ से कराया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं, बहुत आसान है। अगर आप इसको पूरा डेडिकेट होकर करना चाहें तो एक ही दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा और इससे क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं कि इससे प्रश्न नहीं पूछा जाता है, आसान सा चैप्टर है। कोशिश करना कि आप इसको कर सको, ठीक है। उसके बाद देता है संगीत कला या वाद्य कला, वाद्य यंत्र। ये मैंने नहीं कराया होगा, संगीत कला और वाद्य यंत्र वाला, इसको मैंने नहीं कराया, इसको देख लो। अब इसमें राज्य की समृद्ध लोक संगीत परंपरा में चारों प्रकार के वाद्य बताए जाते हैं, जो इस प्रकार है। चारों प्रकार के धातु या धन्यवाद्य, चर्मवाद्य, इसके अलावा तारा या तांत वाद्य या सुशिर या फूक वाद्य, अन्य वाद्य। यानी सुशिर या फूक वाद्य मतलब जो फूक के बजाए जाते हैं, जैसे तुरही, रणसिंहा, नागफनी, शंख, मोछंग, ये सब दिया है। धातु गीत जैसे घंटा, वीणाई, थाली, मंजीरा, घुंघरू, ये सब। तो इसको कैसे आप इसको समझोगे, कैसे इन यंत्रों को समझोगे, सबसे पहले उसको कैटेगराइज कर लेना कि धातु के अंदर कौन कौन से यंत्र हैं, तार या तांत वाद्य कौन से हैं, चर्म वाद्य जो चमड़े से बनाए जाते हैं, ढोल वगैरह, नगाड़ा वगैरह, और सुशिर या फूक वाद्य। तो ये एग्जाम्पल सेट करना है। पहला लिखोगे उसके एग्जाम्पल लिखोगे, सेकंड लिखोगे उसके एग्जाम्पल, थर्ड और फोर्थ है। उसके बाद बिनाई कब गाई जाती है, ढोल, हुड़का बॉल, उसके बारे में इसने दिया है। ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो आपको क्या करना है, 4 पॉइंट बनाओगे। पहला पॉइंट, धातु या धन्यवाद्य कौन से हैं, चर्मवाद्य कौन से हैं, तार या तांत वाद्य कौन सा है, सुशिर या फूक वाद्य कौन से हैं, उसके एग्जाम्पल लिखोगे। क्वेश्चन पहला कैसे पूछेगा, इसमें कौन सा सुशिर वाद्य है, कौन सा अपने आप में चर्मवाद्य है, कौन सा अपने आप में धातु वाद्य। एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। दूसरा, जो ये आपको दिया है ढोल वगैरह, इन्हीं के बारे में थोड़ा दिया होगा। हुड़का, हुड़ुक या हुड़की कब बजाई जाती है, दमुआ या दमाऊ कब बजाया जाता है, तो ढोल थाली किस अवसर पर बजाया जाता है, मोछंग कौन जनजाति बजाती कब बजाती है, डफली कौन बजाता है, मसक बीन क्या बजाता है, इकतारा क्या होता है, सारंगी किसके द्वारा बजाया जाता है, अलगोजा किसके द्वारा बजाया जाता है, तुरही या रणसिंघा किसके द्वारा बजाया जाता है। इतना आप लोग कर लोगे और ये आपका मान के चलो, ये जो वाद्य यंत्र वाला है ये आज का होमवर्क है। यानी ये मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि वो नॉर्मल चीज है, आप उसको कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन बता दिया मैंने कि 4 तरीके से आपको 4 कैटेगरी बनानी है, उसके बारे में हल्का हल्का पढ़ लेना कि हुड़का किस अवसर पर होता है, क्या होता है, कौन सी जाति बजाती है, कौन सी जनजाति बजाती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बिजी हूं, 2-3 दिन क्लास को ऐसे ही आप लोग एडजस्ट कर लेना। छोटी क्लासेज आएंगी लेकिन आपके लिए क्लासेज आएंगी, रिवाइज आप लोग कर लेना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।